नमस्कार। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर दक्ष नदी से 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया है। सन 1921 से 22 ईस्वी तक तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 से 22 ईस्वी तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर नदी से लगभग 3.60 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 से 22 ईस्वी तथा 1922 से 23 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देश में यहाँ उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। ऋग्वेद का संपूर्ण नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मुंजवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। ऋग्वेद का संपूर्ण नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मुंजवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सवों पर होता था। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। ऋग्वेद का संपूर्ण नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक प्रसिद्ध पौधे का रस था जो हिमालय के मुंजवत शिखर पर होता था। सोम का व्यवहार केवल धार्मिक उत्सव पर होता था। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेगा। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 पूर्व कहलाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया। यह 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। स्रोत: प्राचीन भारत का इतिहास, के.सी. श्रीवास्तव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा
दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया। यह 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास के श्रीवास्तव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया। यह 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित है। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास के श्रीवास्तव। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर चट्टान को काटकर करवाया गया। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासनकाल के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीवकों दी गई। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में किया। स्रोत केसी श्रीवास्तव। प्राचीन भारत का इतिहास। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काटकर करवाया गया। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि ये 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासनकाल के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीवकों को दी गई। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में किया। स्रोत केसी श्रीवास्तव। प्राचीन भारत का इतिहास। बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित बराबर चट्टानों को काटकर करवाया गया। बराबर पहाड़ी पर स्थित 4 में से 3 गुफाओं में अशोक के शिलालेख होने से ज्ञात होता है कि वो 2 गुफाएं अशोक द्वारा अपने शासन के 12वें वर्ष और 19वें वर्ष आजीवकों को दी गई। चौथी गुफा में 5वीं शताब्दी के मौखरी शासक अनंत वर्मा का लेख अंकित है। बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रम गृह के रूप में किया। स्रोत केसी श्रीवास्तव। प्राचीन भारत का इतिहास। नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ताउलमो, राजा राममोहन राय तथा नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास केसी श्रीवास्तव। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास हरिश्चंद्र वर्मा। स्रोत आधुनिक भारत ग्रोवर एवं यशपाल। नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ताउलमो, राजा राममोहन राय तथा नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास केसी श्रीवास्तव। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास हरिश्चंद्र वर्मा। स्रोत आधुनिक भारत ग्रोवर एवं यशपाल। नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, तुगलकनामा, अमीर खुसरो, ताउलमो, राजा राममोहन राय तथा नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास केसी श्रीवास्तव। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास हरिश्चंद्र वर्मा। स्रोत आधुनिक भारत ग्रोवर एवं यशपाल। चीनी यात्री इत्सिंग ने 670 ईसा में बिहार का भ्रमण किया। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 670 ईसा में। चीनी यात्री सिंह ने 670 ईसा में बिहार का भ्रमण किया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है, परंतु यह हिंसांग के विवरण के समान उपयोगी नहीं है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व वेनसांग का है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास किया और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। स्रोत केसी श्रीवास्तव। प्राचीन भारत का इतिहास। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था।
उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय की भारत की दशा का वर्णन किया है, परंतु यह ह्वेनसांग के विवरण के समान उपयोगी नहीं है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास किया और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। स्रोत केसी श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास। इसलिए 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। उसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत की दशा का वर्णन किया है, परंतु यह ह्वेनसांग के विवरण के समान उपयोगी नहीं है। चीनी यात्रियों में सर्वाधिक महत्व ह्वेनसांग का है, जो महाराज हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने 16 वर्षों तक यहाँ निवास किया और नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। स्रोत केसी श्रीवास्तव, प्राचीन भारत का इतिहास। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा, जैसे कि ह्वेनसांग एक सदी बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास, केसी श्रीवास्तव। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इस समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा, जैसा कि ह्वेनसांग एक सदी बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास, केसी श्रीवास्तव। गुप्त काल के अंतिम चरण में व्यापार वाणिज्य का ह्रास होने लगा तथा आर्थिक गतिशीलता मंद पड़ने लगी। इसी समय सामंतवाद भी जड़ पकड़ने लगा। फलतः आर्थिक गतिविधियों के केंद्र रहे नगरों का पतन होने लगा, जैसा कि ह्वेनसांग एक सदी बाद प्रमुख गुप्तकालीन नगरों के उजाड़ होने की बात कही। स्रोत प्राचीन भारत का इतिहास, केसी श्रीवास्तव। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किए तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पादन का कर नहीं था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। उश्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर वसूली में बल प्रयोग किया जा सकता था कि यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। शुद्ध मध्यकालीन भारत, LP शर्मा। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पादन कर नहीं था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। उश्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस प्रकार वसूली में बल का प्रयोग किया जा सकता था। यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों से सिंचित भूमि का 1/5 भाग लिया जाता था। खम्स लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पादन कर नहीं था, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया।
उश्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर वसूली में बल प्रयोग किया जा सकता था। यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। स्रोत मध्यकालीन भारत, LP शर्मा। कम लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। ये भूमि उत्पादन कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। उश्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर वसूली में बल प्रयोग किया जा सकता था। यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों से सिंचित भूमि का 1/5 भाग लिया जाता था। स्रोत मध्यकालीन भारत, LP शर्मा। कम लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया तथा शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पादन कर नहीं था। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा गया। उश्र केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो भूमि की उपज पर लिया जाता था। इस कर वसूली में बल प्रयोग किया जा सकता था। यह कर प्राकृतिक साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/10 भाग तथा मनुष्यकृत साधनों से सिंचित भूमि की उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। स्रोत मध्यकालीन भारत, LP शर्मा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा तथा बेलगांव को छीनना था। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास, हरिश्चंद्र वर्मा। तेरह सौ 36 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिमी बहमनी राज्य से गोवा तक बेलगांव को छीनना था। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास, हरिश्चंद्र वर्मा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस राज्य का प्रथम शासक हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और वापस जाते समय मार्ग में मुजाहिद का वध कर दिया गया। विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के तृतीय शासक हरिहर द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण सफलता पश्चिमी बहमनी राज्य से गोवा तथा बेलगांव को छीनना था। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास, हरिश्चंद्र वर्मा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तक कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तक कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। शोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच और अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 हरिश्चंद्र वर्मा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। शोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 हरिश्चंद्र वर्मा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी। बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। शोरा का उत्पादन बंगाल में प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 हरिश्चंद्र वर्मा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी। बिहार। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। शोरा का उत्पादन बंगाल में प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपवासियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 हरिश्चंद्र वर्मा। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से होती थी। शोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। यहाँ पर व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 हरिश्चंद्र वर्मा। हॉकिंस ने
जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंस जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंस ने अंग्रेज को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की थी। भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। थॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। यद्यपि उसका जहांगीर से व्यापारिक समझौता नहीं हो सका, फिर भी उसने तत्कालीन गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठियों को खोलने के लिए फरमान प्राप्त हो गया। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास, एल.बी. शर्मा। भारत में व्यापारिक कोठियाँ खोलने के प्रयास के अंतर्गत ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 जात का मनसब तथा खान की उपाधि प्रदान की। 1615 ईस्वी में जब सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के पास भेजा। थॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। थॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था व्यापारिक संधि करना। यद्यपि उसका जहांगीर से व्यापारिक समझौता नहीं हो सका, फिर भी उसने तत्कालीन गुजरात के सूबेदार खुर्रम से व्यापारिक कोठियों को खोलने के लिए फरमान प्राप्त हो गया। स्रोत मध्यकालीन भारत का इतिहास, एल.पी. शर्मा। मध्यकाल में बिहार में वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर उदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था एवं यहीं पर सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित था। स्रोत बिहार राज्य सूचना पत्रिका। मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर उदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था। यहीं पर सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित था। स्रोत बिहार राज्य सूचना पत्रिका। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा। विद्या केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार में वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय नगर बिहार शरीफ विद्या तथा धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ पर उदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित था एवं यहीं पर सूफी संत शरफुद्दीन मनेरी की प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित था। स्रोत बिहार राज्य सूचना पत्रिका। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सुहरावर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी, किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर
जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सोहरावर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गौस के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधि का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सोहरावर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सोहरावर्दी ने की थी, किंतु इसके दृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इन गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह है। सोहरावर्दी संघ की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की थी, किंतु इसके दृढ़ संचालन का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। कादरी संघ की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत मोहम्मद गौस थे। स्रोत मध्यकालीन भारत LP शर्मा। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार रजवाड़े। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। इस समय कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा मन चिंतनशील हो उठा। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। स्रोत आधुनिक भारत MS जैन। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। इस समय कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा मन चिंतनशील हो उठा। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय उच्च जातियों तथा ऊंचे रजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। इस समय कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा मन चिंतनशील हो उठा। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय उच्च जातियों तथा उदार रजवाड़ों को मुख्य रूप से आकर्षित किया। स्रोत आधुनिक भारत MS जैन। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की?
ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सितंबर 1873 में किया था। इस संगठन की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा निम्न जातियों के कल्याण करने तथा पाखंडी एवं स्वार्थी ब्राह्मणों से उन्हें सुरक्षा दिलाने के लिए की गई। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार में कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने भाग नहीं लिया। 1857 के विद्रोह में जमींदारों ने भाग नहीं लिया। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेज़ों की सक्रिय मदद ले रहे थे। जमींदार और साहूकार उस वर्ग जो अंग्रेज़ों की सफलता की कामना कर रहा था। भारत का सत्ता संघर्ष, बिपिन चंद्र। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक
राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। जमींदार और शाहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिपिन चंद्र केंद्र सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। जमींदार और शाहूकार वर्ग जो अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। शुद्ध भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह द्वितीय द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में ये सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार, हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया और सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि देशवासियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। जमींदार और शाहूकार वर्ग अंग्रेजों की सफलता की कामना कर रहा था। स्रोत: भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। जेम्स आउट्रम टेलर एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं व्यवस्था का संघर्ष कहा। स्रोत: आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर यशपाल। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं व्यवस्था का संघर्ष कहा। स्रोत: आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर यशपाल। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं व्यवस्था का संघर्ष कहा। स्रोत: आधुनिक भारत के इतिहास, ग्रोवर यशपाल। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं व्यवस्था का संघर्ष कहा। स्रोत: आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर यशपाल। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं व्यवस्था का संघर्ष कहा। स्रोत: आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। आउट्रम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं व्यवस्था का संघर्ष कहा। स्रोत: आधुनिक भारत का इतिहास, ग्रोवर एवं यशपाल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश किए अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। पाली। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। पाली। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। पाली। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। पाली। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के लिए अधिकार की
प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। पाली। केरल में वाइकोम त्रावणकोर नामक गांव में श्री नारायण धर्म परिपालन योग क्षेम नामक संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में फुलया एवं एजवा नामक निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश आंदोलन के कारण दंगे हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या से। केरल में वाइकोम त्रावणकोर नामक गांव में श्री नारायण धर्म परिपालन योग क्षेम नामक संगठन ने केरल में वाइकोम त्रावणकोर नामक गांव में श्री नारायण धर्म परिपालन योग क्षेम नामक संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में फुलया एवं एजवा नामक निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश आंदोलन के कारण दंगे हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या से। केरल में वाइकोम त्रावणकोर नामक गांव में श्री नारायण धर्म परिपालन योग क्षेम नामक संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में फुलया एवं एजवा नामक निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश आंदोलन के कारण दंगे हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या से। केरल में वाइकोम त्रावणकोर नामक गांव में श्री नारायण धर्म परिपालन योग क्षेम नामक संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में फुलया एवं एजवा नामक निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश आंदोलन के कारण दंगे हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या से। केरल में वाइकोम त्रावणकोर नामक गांव में श्री नारायण धर्म परिपालन योग क्षेम नामक संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में फुलया तथा एजवा नामक निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश आंदोलन के कारण दंगे हुए थे। स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या से। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानाडे के शिष्य थे। वे रानाडे को अपना आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानाडे के शिष्य थे। वे रानाडे को अपना आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कि देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु के प्रतिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया, जिसका उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया। ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छुपा हुआ राजद्रोही समझती थी। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का शुक्राचार्य तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। रानाडे ने 1867 में पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार करना आदि था। संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानाडे के शिष्य थे। वे रानाडे को अपना आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया। ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छिपा हुआ राजद्रोही समझती थी। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का शुक्राचार्य तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। रानाडे ने 1867 ईस्वी में पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार करना आदि था। संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानाडे के शिष्य थे। वे रानाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905
गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया। ब्रिटिश सरकार गोखले को छुपा हुआ राजद्रोही समझती थी। एमजी रानाडे को भारत का सुकरात तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। रानाडे ने 1867 में पुणे में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक चेतना को जागृत करना और एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार करना आदि था। संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल कृष्ण देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले न्यायाधीश रानाडे के शिष्य थे। वे रानाडे को अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905 में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया। ब्रिटिश सरकार गोखले को छिपा हुआ राजद्रोही समझती थी। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात तथा आधुनिक ऋषि कहा जाता था। रानाडे ने 1867 ईस्वी में पुणे में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना और एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार करना आदि था। स्रोत राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। अठारह ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून राज्य हड़पने का सिद्धांत कानून पारित हुआ। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून राज्य हड़पने का सिद्धांत पारित हुआ। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून राज्य हड़पने का सिद्धांत पारित हुआ। धार्मिक असुविधा कानून का निर्माण 1850 ईस्वी में किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तित करने पर भी किसी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई दूर हो गई। धार्मिक असुविधा कानून का निर्माण 1850 ईस्वी में किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तित करने पर भी किसी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई दूर हो गई। सती निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी के 17वें अधिनियम के रूप में पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में व्याख्यापित किया गया। स्रोत राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। धार्मिक असुविधा कानून का निर्माण 1850 ईस्वी में किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तित करने पर भी किसी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई दूर हो गई। सती निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी के 17वें अधिनियम के रूप में पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ तथा राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में व्याख्यापित किया गया। स्रोत राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। धार्मिक असुविधा कानून का निर्माण 1850 ईस्वी में किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तित करने पर भी किसी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता।
धार्मिक असुविधा कानून का निर्माण 1850 ईस्वी में किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि धर्म परिवर्तित करने पर भी किसी भी हिंदू को उसकी पैतृक जायदाद से बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे उच्च वर्गीय हिंदुओं के ईसाई बनने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाई दूर हो गई। सती निषेध अधिनियम 1829 ईस्वी के 17वें अधिनियम के रूप में पारित किया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ तथा राजहड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में व्याख्यापित किया गया। शुरू राष्ट्रीय आंदोलन RC अग्रवाल। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। 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 आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1890 से 900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में नवंबर 1874 ईस्वी में रांची जिले के उलिहातू नामक गाँव में हुआ था। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1885 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1920 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। MN राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया। ये साम्यवादी नेता थे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1890 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में नवंबर 1874 ईस्वी में रांची जिले के उलिहातू नामक गांव में हुआ। आदिवासी इन्हें बिरसा मुंडा कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1920-21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। MN रॉय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया। ये साम्यवादी नेता थे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1890 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले परिवार में नवंबर 1874 ईस्वी में रांची जिले के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। आदिवासी ने बिरसा भगवान कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1920 से 21 के दौरान ताना भगत आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व जात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। स्वामी सहजानंद ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। MN रॉय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया था। MN राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया था। ये साम्यवादी नेता थे। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सकी। स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या सिंह। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड था। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है।
मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम खोंड है। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इसको प्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह प्रथा समाप्त हो सकी। स्रोत स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या से। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफ़ी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इसको प्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सकी। स्रोत स्वतंत्रता आंदोलन अयोध्या से। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना था तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, रामलखन शुक्ला। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना था तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्य के योग्य बनाना था तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में राज्य संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, रामलखन शुक्ला। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अंतर्गत कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना था। कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, रामलखन शुक्ला। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, रामलखन शुक्ला। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी की राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, रामलखन शुक्ला। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी के संचालन समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, रामलखन शुक्ला। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, रामलखन शुक्ला। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना
था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना तथा कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के उपयोग बनाना। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1774 में बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। स्रोत आधुनिक भारत, राम लखन शुक्ला। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास। ग्रोवर एवं यशपाल। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास। यशपाल एवं ग्रोवर। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास। यशपाल एवं ग्रोवर एवं यशपाल। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास। ग्रोवर एवं यशपाल। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन 5 दिसंबर 1927 में हुआ था। इसके संगठन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी एवं जी.आर. अयंगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्रोत आधुनिक भारत का इतिहास। ग्रोवर एवं यशपाल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। राज्य के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। मुंबई में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। राय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट के कुछ दल अस्तित्व में आए। बॉम्बे में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी जी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। शुद्ध भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। एम.एन. राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। राय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्ट के कुछ दल अस्तित्व में आए। बम्बई में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल
बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। रॉय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। मुंबई में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक की दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुंबई में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। रॉय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। मुंबई में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। रॉय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। मुंबई में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेश के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। रॉय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। बॉम्बे में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला था बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे। एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने लेनिन के समय मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार की। रॉय के नेतृत्व में 7 भारतीयों ने मिलकर अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सारे देश में समाजवादी और कम्युनिस्टों के कुछ दल अस्तित्व में आए। मुंबई में श्रीनद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नामक पर्चा प्रकाशित किया तथा पहले समाजवादी साप्ताहिक दी सोशलिस्ट की शुरुआत की। मुजफ्फर अहमद ने बंगाल में नवयुग निकाला तथा बाद में कवि काजी नजरुल इस्लाम के सहयोग से बंगाल नामक पत्र की स्थापना की। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। 1934 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खां को कांग्रेस ने प्रधान पद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सैनिक के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसी रूप में मरेगा। 14 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्होंने भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। हजरत मोहानी पाकिस्तान की स्थापना के घोर विरोधी थे। स्वतंत्र राष्ट्रीय आंदोलन R.C. अग्रवाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान
दौरान पेशावर पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। 1934 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को कांग्रेस ने प्रधान पद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सैनिक के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसी रूप में मरेगा। 14 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। हज़रत मोहानी पाकिस्तान की स्थापना के घोर विरोधी थे। स्रोत राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। 1934 में अब्दुल गफ्फार खान को कांग्रेस ने प्रधान पद देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सैनिक के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसी रूप में मरेगा। 14 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्होंने भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से 14 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। हज़रत मोहानी पाकिस्तान की स्थापना के घोर विरोधी थे। स्रोत राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर पश्चिमोत्तर प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सिविल नाफरमानी आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय थी। 1934 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान को कांग्रेस ने प्रधान पद देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि वह सैनिक के रूप में उत्पन्न हुआ है और उसी रूप में मरेगा। 14 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया गया। हज़रत मोहानी पाकिस्तान की स्थापना के घोर विरोधी थे। स्रोत राष्ट्रीय आंदोलन आर.सी. अग्रवाल। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण मंजूरी मिली। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला था। कुछ पुलिस वालों ने इसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। इससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुलिस, महिलाएं, बच्चे, सभी लोग थे। सूरत भारत स्वतंत्रता संघर्ष विपिन चंद्र। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे मंजूरी मिल गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। इससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया।
इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुलिस, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष की चंद्र लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण मंजूरी मिली। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। इससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुलिस, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे मंजूरी मिल गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। इससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुलिस, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी गई। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण मंजूरी मिल गई। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका परिणाम यह है कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई। इससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, कर्मचारी इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई। इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुलिस, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा? महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों पुनः प्राप्त नहीं होगा? महात्मा गांधी। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? महात्मा गांधी। निम्न में से किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था? होम रूल की स्थापना में टी.एस. एलकोट का योगदान नहीं था। होम रूल की स्थापना में टी.एस. एलकोट का स्थान नहीं था। इन्हीं बेसेन ने पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव दिया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की। टी.एस. एलकोट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं है। श्वेत आधुनिक भारत M.H. जैन। इन्हीं बेसेन ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव दिया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की। टी.एस. एलकोट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं है। श्वेत आधुनिक भारत M.S. जैन। इन्हीं बेसेन ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव किया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की। टी.एस. एलकोट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं है। श्वेत आधुनिक भारत M.S. जैन।
एनी बेसेंट ने पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से होम रूल चलाने का प्रस्ताव किया। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव के सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की। टी.एस. ऑलकॉट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं है। टी.एस. ऑलकॉट होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं है। स्रोत आधुनिक भारत, एम.एस. जैन। कृषक वर्ग सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा। कृषक और मुसलमान वर्ग सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा। कृषक और मुसलमान वर्ग सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा। कृषक और मुसलमान संघ सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा। कृषक और मुसलमान वर्ग सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल मकसद मूल बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सर हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहाँ तक किसानों, विशेषकर निचले तबके किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को भी अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। स्रोत आधुनिक भारत, एम.एस. जैन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल मकसद मूल बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह तथा और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहाँ तक किसानों, विशेषकर निचले तबके किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में सफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। स्रोत आधुनिक भारत, एम.एस. जैन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल मकसद मूल बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहाँ तक किसानों, विशेषकर निचले तबके के किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। स्रोत आधुनिक भारत, एम.एस. जैन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल मकसद मूल बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर मुंबई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सर हैदर राजा ने दिल्ली के इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतों ने घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहाँ तक किसानों, विशेषकर निचले तबके किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में सफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। स्रोत आधुनिक भारत, एम.एस. जैन।
स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में उठा एक जन आंदोलन था। बंगाल विभाजन का मूल मकसद मूल बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। इस आंदोलन का प्रचार लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन को पहुंचाया। सर हैदर राजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहाँ तक किसानों जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। जनता का बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बना। पहली बार औरतें घर से बाहर निकली और धरने व प्रदर्शन में भाग लिया। जहाँ तक किसानों, विशेषकर निचले तबके किसानों को आंदोलन के लिए तैयार करने की बात है, स्वदेशी आंदोलन इस मामले में असफल रहा। स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। बहुसंख्यक मुसलमान, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। स्रोत आधुनिक भारत, MS जैन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठन ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ किया। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर की कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठन ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ किया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ किया। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ किया। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने सुचेता कृपलानी के साथ किया। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, विपिन चंद्र।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चेनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1977 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने सुचिता कृपलानी के साथ किया। शुद्ध भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चेनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो भूमिगत संगठनात्मक ढांचा तैयार किया गया था, उसका नेतृत्व अरुणा आसिफ अली ने सुचिता कृपलानी के साथ किया। शुद्ध भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। सन 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 में। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, सत्येंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। सूरत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सत्येंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। शुद्ध भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सत्येंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। तो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। इसके पुराने क्रांतिकारी नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सत्येंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सत्येंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। स्रोत भारत का स्वतंत्रता संघर्ष बिपिन चंद्र। सबसे पहले भारत के क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और सत्येंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। बिपिन चंद्र। सबसे पहले भारतीय क्रांतिकारी संगठित होना शुरू हुए। इसके पुराने नेता थे क्रांतिकारी राम प्रसाद, विश्वनाथ योगेश चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल। अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारियों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अथवा सेना का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। बिपिन चंद्र। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।